हेलो बच्चों, आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। आज का हमारा जो क्लास रहेगा वो जर्नल के ऊपर रहेगा और जर्नल का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, अकाउंटिंग की लाइफ के लिए। इनफैक्ट चाहे वो 11th ग्रेड हो, चाहे वो 12th ग्रेड हो, इवन उसके बाद भी जो अकाउंटिंग है जर्नल पे काफ़ी कुछ डिपेंड करती है। उसके अलावा भी सपोज आपको लेजर्स कवर करने हैं, ट्रायल बैलेंस कवर करना, कुछ भी है, जर्नल ही इज अ बेसिक थिंग जहाँ से आपका मेन अकाउंटिंग स्टार्ट होता है 11th ग्रेड का, है ना। तो आज थोड़ा जर्नल को ईजी बनाते हैं बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कब क्या डेबिट हो रहा है, कब क्या और मैक्सिमम लोग तो माइंड में ये सोचते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मैक्सिमम बच्चे ना उसी फ्रेम पे एंट्री सारी पास करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली क्या ना बहुत गलत अप्रोच है। बिकॉज हर एक अकाउंट का रूल अलग अलग है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स। थोड़ा सा उन चीजों को ईजी करते हैं अभी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से फोकस करना की क्लास में, और ये मेरा एश्योरेंस है आपकी आपका मैक्सिमम पार्ट जर्नल का आज ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी आप वो भूल जाओ डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप मेरे रूल फॉलो करो, ये मॉडर्न अप्रोच के रूल्स, और इससे आपका अकाउंटिंग एक्चुअली बहुत ईजी बन जाता है। देखो, बिजनेस में जब भी कोई एसेट बढ़ रहा है, कोई भी एसेट होने दो, चाहे वो मशीन है, बिल्डिंग है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, डेटर्स, कुछ भी है, उसको आप आंख बंद करके डेबिट कर दो। कोई भी एसेट जब भी बढ़ रहा है, वन मोर थिंग, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज अकाउंटिंग बिजनेस की होती है, ओनर्स की नहीं हो रही है। अकाउंटिंग किसकी है? बिजनेस की, ओनर्स की नहीं है। जब भी बिजनेस में कोई एसेट बढ़ा तो डेबिट करो उसको। बिजनेस का कोई भी एसेट अगर कम हो रहा है, कोई भी एसेट होने तो, चाहे वो मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर, कुछ भी है, कम हो रहा है, क्रेडिट कर दो उसको। बिजनेस की कोई भी लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है, जैसे कैपिटल है, लोन्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कुछ भी अगर बढ़ रहा है, तो उसको आप आंख बंद करके क्रेडिट करो। कुछ नहीं सोचना आपको। कोई भी लाइबिलिटी जब बढ़ रही है, तो लाइबिलिटी बिजनेस की कोई भी कम हो रही है, कुछ मत सोचो, डेबिट कर दो उसको। एक्सपेंसेस बिजनेस के अगर बढ़ रहे हैं, चाहे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, सब एक्सपेंसेस है बिजनेस के। जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ता है, कुछ मत सोचो, आंख बंद करके डेबिट करो उसको। एक्सपेंसेस अगर कम हो रहे हैं तो उसका अपोजिट, क्रेडिट कर दो उसको। इनकम्स अगर बिजनेस में कोई बढ़ रही है, जैसे सेल आपकी इनकम है, तो क्रेडिट कर दो उसको। इनकम अगर बिजनेस में कम हो रही है तो डेबिट कर दो। यू विल नॉट बिलीव, ये 8 पॉइंट्स ना, किसी भी एंट्री को, चाहे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एंट्री है, आराम से सॉल्व कर सकते हो आप इन 8 पॉइंट्स की हेल्प से, है ना। उसको याद कैसे करना, देखो अभी आप बहुत इजी याद करना। एसेट का रूल और एक्सपेंसेस का रूल क्या है? सेम, इजी। लाइबिलिटीज का रूल और इनकम का रूल क्या है? सेम। तो कोई भी एक रूल याद कर लो बस, अपने आप सारे रूल याद हो जाएंगे। तो एसेट का रूल, एक्सपेंसेस का रूल सेम, लाइबिलिटीज का रूल, इनकम का रूल सेम। ठीक, अभी हम ना इन 8 पॉइंट्स को विल डिस्कस लॉट ऑफ एंट्रीज टुडे, उससे आपका जर्नल पूरा क्लियर हो जाएगा आज ही। इन 8 पॉइंट्स को हम लोग पूरे सारी एंट्रीज में अप्लाई करेंगे अभी। ओके, कुछ शॉर्टकट मैंने बनाया आप लोगों के लिए। पहला शॉर्टकट यहाँ पे मैंने क्या बनाया आपके लिए कि देखो, हाफ ऑफ द सम में ना, मोर देन हाफ इनफैक्ट, कैश या बैंक का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, मशीन बाई करना, कुछ भी करना, हाफ ऑफ द सम में कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट आपको मिलता है। कीप ए बेस्ट शॉर्टकट इन माइंड, जब भी बिजनेस में मनी इन होता है, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बिजनेस एंगल। जब भी बिजनेस में मनी इन हो रहा है, आप आंख बंद करके कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया करो, क्योंकि दूसरा अकाउंट तो अपोजिट ही होगा ना, दोनों अकाउंट साथ में कभी डेबिट होते नहीं है। पहला शॉर्टकट है ना। दूसरा क्या है, जब भी बिजनेस से मनी आउट हो रहा है, चाहे वो कैश की फॉर्म में आउट हो, चाहे वो बैंक से आउट हो, आंख बंद करके क्रेडिट कर दो उसको। कैश से आउट हुआ तो कैश क्रेडिट, बैंक से आउट हो तो बैंक क्रेडिट। जब भी बिजनेस में कोई गुड्स बाई करते हो, ध्यान रखना गुड्स और एसेट सेम नहीं है। गुड्स आर मेंट फॉर द रीसेल पर्पस, है ना। हर एक बिजनेस का एक ऑपरेशन है ना, उस ऑपरेशन में जो भी आपने गुड्स बाई करे, रॉ मटेरियल बाई करा, आपको उसके लिए परचेज अकाउंट यूज करना है। डू नॉट यूज द गुड्स अकाउंट और स्टॉक अकाउंट। गुड्स परचेज करने के लिए परचेज अकाउंट यूज होता है। जब भी गुड्स आपको सेल करना है तो आपको सेल्स अकाउंट यूज करना है उसके लिए। सपोज आपने कुछ गुड्स बाई करे और कुछ गुड्स में डिफेक्टिव निकल गए, उसको आपको वापस भी तो करना पड़ेगा ना अभी। तो फॉर दैट यू हैव टू यूज अ परचेज रिटर्न अकाउंट। जब भी किसी कस्टमर को आपने गुड्स सेल करो, उस कस्टमर ने कुछ पार्ट ऑफ गुड्स आपको वापस कर दिए, फॉर दैट यू हैव टू यूज अ सेल्स रिटर्न अकाउंट। ध्यान रखना, ये 4 अकाउंट जो है ना, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट और ये दोनों रिटर्न वाले अकाउंट, ये आप सिर्फ गुड्स के लिए ही यूज कर सकते हो। इन अकाउंट्स में कोई भी एसेट का अकाउंटेबिलिटी मत करना, गलती से भी मत करना। उसके बाद अगर आपने कोई एसेट बाई करी, सपोज बिजनेस में बिल्डिंग बाई करी, प्लांट बाई करा, मशीन बाई करा, फर्नीचर बाई करा, जो भी बाई करा, उस एसेट का नाम यूज करो आप। सपोज यू परचेज ए मशीन, तो डू नॉट यूज द परचेज अकाउंट फॉर द मशीन, यूज द मशीन अकाउंट। ठीक है ना। नेक्स्ट थिंग, जब भी आप कोई एसेट बाई करते हो, एनी एसेट, मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट, फर्नीचर, जो भी है, उस एसेट को बाई करने में जो भी आपने इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पे करी हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस पे करी हैं, रजिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पे करी हैं,
वो आपको एसेट की कॉस्ट में ही ऐड करनी पड़ेंगी। तो कीप ए शॉर्टकट इन माइंड, जब भी आप कोई एसेट बाई करते हो उसका ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, रजिस्ट्रेशन जो भी है वो आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड अप करना होगा, तभी एंट्री पास करना उसकी। बट जब भी आप कोई गुड्स बाई करते हो और उस पर आपने जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे किया, कैरिज वगैरह पे किया, ट्रांसपोर्टेशन पे किया, उसको गुड्स की कॉस्ट में ऐड मत करना। तो एसेट के केस में ये कॉस्ट ऐड करनी है, ट्रांसपोर्टेशन की, इंस्टॉलेशन की, रजिस्ट्रेशन की, बट गुड्स के केस में कॉस्ट आपको ऐड नहीं करनी, सेपरेटली शो करेंगे उन कॉस्ट को। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं। सबसे बेस्ट शॉर्टकट तो 1 और 2 वाला ही था, बिकॉज यहाँ पे कैश और बैंक का इन्वॉल्वमेंट था। तो कीप ए बेस्ट शॉर्टकट इन माइंड, जब भी बिजनेस में मनी इन हो रहा है डेबिट कर दो उसको, और जब भी बिजनेस से मनी आउट हो रहा है क्रेडिट कर दो उसको। ठीक, अभी हम लोग शॉर्टकट्स प्लस अपने 8 पॉइंट्स की हेल्प से बहुत सारी एंट्रीज आज पास करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कुछ एंट्रीज आपके लिए फ्रेम करी है और हम 8 पॉइंट को ना सारी एंट्री में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। देखो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऑलवेज थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस में कैश इन होगा, आउट होगा, कैश इन होगा, है ना, तो बिजनेस का कैश उससे बढ़ जाएगा ना। तो जब भी बिजनेस में कैश इन हो रहा है तो बिजनेस का कैश बढ़ रहा है, तो कैश को डेबिट कर दो। और देखो, वैसे भी मतलब बिजनेस में कैश आपका एक एसेट है या नहीं है, तो उससे एसेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, बिकॉज बिजनेस ओज दिस अमाउंट बैक टू द ओनर्स। तो बिजनेस की लायबिलिटी इससे बढ़ रही है, कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो देखो, आप 8 पॉइंट्स मैंने अप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो कैश डेबिट हो गया, कैपिटल क्रेडिट हो गया। दूसरा क्या है, परचेज ए मशीन। मशीन बिजनेस का एक एसेट है या नहीं है। तो इफ यू परचेज ए मशीन तो बिजनेस में मशीन बढ़ जाएगी, बिजनेस के एसेट बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको आप, उसी एसेट को आप डेबिट कर दो, बस कुछ मत सोचना। मशीन बाई करने में कैश का आउटफ्लो होगा तो कैश बिजनेस का कम हो जाएगा, और कैश बिजनेस का अगर कम हो रहा है तो बिजनेस के एसेट्स उसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब भी कोई एसेट बिजनेस का कम होता है तो उसको आप आंख बंद करके क्रेडिट करो, मींस कैश यहाँ पे क्रेडिट हो गया। सिंपल। पेड सैलरी, सैलरी पे करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर या इनकम, एक्सपेंडिचर। सैलरी पे करने से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको डेबिट करते हैं हम लोग। जितना भी अमाउंट आपको समय दिया होगा वो अमाउंट दिखा देना यहाँ पे। सैलरी पे करने में कैश का आउटफ्लो होगा या इनफ्लो होगा, डेफिनेटली आउटफ्लो होगा, बिकॉज कैश आपको पे करना पड़ेगा। तो कैश बिजनेस का एक एसेट है, उससे बिजनेस के एसेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब भी कोई एसेट कम होता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। कितना सिंपल हो गया अभी। तो आप 8 पॉइंट्स को मैं सारी एंट्रीज में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं अभी, उससे आपकी एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएंगी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर कैश। मैं आपको क्या सिखाया था शॉर्टकट्स में अभी, जब भी हम कोई गुड्स बाई करेंगे तो परचेज अकाउंट यूज करना है उसके लिए, गुड्स अकाउंट या स्टॉक अकाउंट यूज मत करना। ठीक, परचेज करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर है या इनकम, डेफिनेटली एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंसेस उससे बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ता है उसको आप डेबिट कर सकते हो। अमाउंट है सेम 10,000 रुपीज, अमाउंट तो समय डिफर कर सकता है अभी। कैश पे करा आपने तो कैश आउटफ्लो होगा, इनफ्लो होगा, डेफिनेटली आउटफ्लो होगा। तो बिजनेस का कैश उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब भी बिजनेस का कैश कम हो रहा है तो बिजनेस के एसेट्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और एज पर द 8 पॉइंट्स, जब भी कोई एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे कैश क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट, अभी देखो, आप ऑलमोस्ट आपको सारे इवेंट ये सेम से लग रहे हैं, बट इसमें एक डिफरेंस क्या है, मैंने इसमें अभी कैश वर्ड यूज नहीं करा है, सिर्फ इतना लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स रुपीज 20,000, बट मैंने ऊपर कैश वर्ड यूज किया था। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, अगर सपोज आपके पास सप्लायर का नाम दिया हुआ है सम के अंदर बट कैश वर्ड यूज नहीं करा है, उस केस में वी हैव टू अज्यूम कि हम गुड्स क्रेडिट में बाई कर रहे हैं। कैसे, क्या अज्यूम करना है आपको, गुड्स आप क्रेडिट में बाई कर रहे हो। तो अगेन गुड्स बाई करने में आपका एक्सपेंडिचर तो होगा, और एक्सपेंसेस उससे बढ़ते हैं हमारे। जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको आप डेबिट कर सकते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। अभी यहाँ पे कैश मत यूज करना, बिकॉज मैंने कैश वर्ड इसमें यूज नहीं करा है। गुड्स आपने किससे बाई करे, मिस्टर एक्स से, तो आपको उतना मनी मिस्टर एक्स को पे तो करना पड़ेगा ना अभी, है ना। मिस्टर एक्स आपकी लाइबिलिटी बनेगा, जिसको हम क्रेडिटर्स भी बोलते हैं। इससे बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी, डेफिनेटली बढ़ेंगी। और जब भी कोई लाइबिलिटी बिजनेस की बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो ऑन दैट लॉजिक मिस्टर एक्स यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सिंपल। ये भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा होगा। तो देखो, आप ना इसमें मैंने कैश वर्ड यूज करा है, ना मैंने इसमें सप्लायर का नाम लिखा है। ऐसे केसेस में आप कैश परचेज एज्यूम करोगे, तो ध्यान रखना, आप अगर कैश वर्ड यूज है तो कैश परचेज है, अगर सप्लायर का नाम दिया बट कैश नहीं है
तो क्रेडिट परचेज होगी। बट अगर कुछ भी नहीं लिखा है कि कैश भी का, कैश का भी वर्ड नहीं लिखा है, सप्लायर का नाम भी नहीं दिया आपको, उस केस में हम लोग कैश परचेज मानेंगे इसको, है ना। तो देखो परचेज करने में अगेन एक्सपेंडिचर आपकी बढ़ती है, तो परचेज डेबिट हो जाता है। अमाउंट रहेगा सेम 25,000 रुपीज का। अगेन कैश आउट होगा, तो कैश आउट होने से कैश बिजनेस का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और कैश बिजनेस का एक एसेट है, और जब भी कोई एसेट बिजनेस का कम होता है तो उसको आपको क्रेडिट करना होता है। तो आई थिंक आपको ये पार्ट भी क्लियर है। तो देखो आप कितने इजीली आप 8 पॉइंट को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। अभी सेम चीज पे मैंने बनाई एंट्री सेल्स के लिए। तो देखो आप, सेल सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स फॉर कैश रुपीज 10,000। कैश वर्ड भी यूज है और कस्टमर का नाम भी लिखा है मैंने यहाँ पे, किसको सेल किया। तो उस केस में अगर कैश वर्ड लिखा है तो आप इसको कैश सेल ही एज्यूम करोगे, और आपकी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी, कैश टू सेल्स। और क्यों बनेगी, देखो अभी कैश बिजनेस में इन हो जाएगा बिकॉज यू आर सेलिंग गुड्स टू द कस्टमर, और कैश बिजनेस का एक एसेट है, और जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ता है। तो इसमें आपके एसेट बढ़ रहे हैं, इसीलिए डेबिट हुआ। सेल्स बिजनेस का इनकम, और इनकम इससे बढ़ेगी आपकी, और जब भी कोई इनकम बढ़ती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। सिंपल। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स रुपीज 20,000। अभी देखो मैंने यहां पर कैश वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ मैंने कस्टमर का नाम दिया है। उस केस में आप ये एज्यूम करना कि आपने गुड्स जो है वो क्रेडिट में सेल करे हैं। कैसे सेल करें, क्रेडिट में सेल करें। तो मिस्टर एक्स आपको उतना मनी ओ करेगा। मिस्टर एक्स विल बिकम ए डेटर फॉर द बिजनेस। डेटर बिजनेस के एसेट्स हैं, और इससे बिजनेस के एसेट्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। और जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको आपको डेबिट करना होता है। मिस्टर एक्स यहां पर क्या हो गया, डेबिट हो गया। सेल्स बिजनेस की इनकम है तो इनकम क्रेडिट हो जाएंगे। आने वाली स्लाइड्स में और भी थोड़ी सी ट्रिकी एंट्रीज भी आएंगी, बट पहले आपको बेसिक्स वाला पार्ट क्लियर होना चाहिए कि 8 पॉइंट्स आपको कैसे अप्लाई कर रहे हैं। जब भी कोई एसेट बढ़ रहा है डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। सेम फॉर द एक्सपेंसेस ऑल्सो। अभी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 25,000, मैंने लिखा नहीं है कि गुड्स किसको सेल करे, या गुड्स आपने कैश में या चेक के थ्रू सेल करे। उस केस में इसको आपको कैश सेल एज्यूम करना है। तो अगर कैश वर्ड भी यूज नहीं है और कस्टमर का नाम भी नहीं दिया है तो आप क्या एज्यूम करना, कैश में सेल किए। तो अगेन बिजनेस में कैश उतना इन हो जाएगा। कैश बिजनेस का एक एसेट है, और जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। सेल्स बिजनेस की इनकम है, और इससे बिजनेस की इनकम बढ़ रही है। जब भी कोई इनकम बढ़ती है तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो देखो कितना इजीली 8 पॉइंट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हो, एंड यू विल नॉट बिलीव ये 8 पॉइंट से आप जर्नल की कोई भी एंट्री पास कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। नेक्स्ट, परचेज ए मशीन फॉर रुपीज 1 लाख, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड रुपीज 5,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड रुपीज 10,000। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया था शॉर्टकट्स में, जब भी कोई एसेट बाई करना, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका इंस्टॉलेशन, उसका रजिस्ट्रेशन आपको एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। तो अब ये मशीन 1 लाख की नहीं है, आपको इस 1 लाख में सब कुछ ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन में कितना पे करा, 5,000। इंस्टॉलेशन में कितना पे करा, 10,000। तो लॉजिकली मशीन अभी 1 लाख की नहीं रही, मशीन कितनी हो गई, 1,15,000 रुपीज की। ठीक है ना, इसको मैंने शॉर्टकट में कवर भी करा था आपके लिए। तो बिजनेस का मशीन बढ़ेगा या कम हो जाएगा, यू आर परचेजिंग ए मशीन फॉर द बिजनेस, तो बिजनेस में मशीन का इनफ्लो होगा, मशीन बढ़ेगा। जब भी कोई एसेट बढ़ता है, अगेन वही एज पर द 8 पॉइंट्स, आप उस एसेट को डेबिट कर सकते हो। कर सकते नहीं, करना है आपको हमेशा। अगेन कैश आउट होगा तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, और कैश बिजनेस का एक एसेट है, और जब भी कोई एसेट कम होता है तो उसको आपको आंख बंद करके क्रेडिट करना होता है। सिंपल। ठीक। परचेज गुड्स फॉर रुपीज 20,000, कैश फॉर कैश बाई करे आपने। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पेड आपने कितने करे, 2,000 के। देखो आप, मैंने आपको शॉर्टकट में ये भी पॉइंट कवर किया था कि अगर गुड्स बाई करते हैं तो उसका ट्रांसपोर्टेशन गुड्स में ऐड नहीं करना, वो अलग से शो करा जाता है ना। तो आप इस केस में क्या एंट्री पास करोगे, परचेज, क्योंकि आपने यहाँ पे गुड्स बाई करें तो परचेज अकाउंट हम लोग गुड्स के लिए यूज करते हैं। परचेज करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर आपको डेबिट करने होते हैं। तो परचेज में सिर्फ गुड्स का कॉस्ट दिखाना, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ऐड मत करना। ट्रांसपोर्टेशन आपने कितना पे करा, 2,000 रुपीज का। तो ट्रांसपोर्टेशन पे करना भी तो एक्सपेंडिचर ही है एक तरीके का, है ना, क्योंकि आपने गुड्स में ट्रांसपोर्टेशन पे करा। तो इसको अभी अलग से दिखाना, इसको हम लोग कैरेज वर्ड बोल सकते हैं इसके लिए, कैरेज अकाउंट। तो कैरेज में आपने कितना पे कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन में रुपीज 2,000। तो इन टोटल आपने कितना मनी पे करा,
कैश में आउटफ्लो हो गया उतना, बिजनेस का कैश उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैश बिजनेस का एक एसेट है, और जब भी कोई एसेट कम होता है तो उसको आपको क्रेडिट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। देखो धीरे धीरे ना एंट्री भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, बट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि 8 पॉइंट से आप कोई भी एंट्री फ्रेम कर दोगे आराम से। आपने कुछ गुड्स बाई करे एक्स से, क्रेडिट में बाई करे हैं, एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इन कैश, मतलब ट्रांसपोर्टेशन तो आपने कैश में पे करा है, बट गुड्स क्रेडिट में बाई करे हैं। तो देखो मैंने आपको बोला था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करना है, ठीक, सिंपल। तो परचेज अकाउंट आप डेबिट करो, परचेज करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर है तो डेबिट हो जाएंगे एक्सपेंडिचर। परचेज थे ₹20,000 के, ट्रांसपोर्टेशन पे करना भी तो एक्सपेंडिचर ही था, पर एक्सपेंसेस उससे बढ़ेंगे आपके, उसको भी डेबिट करो। आई एम राइटिंग कैरेज अकाउंट फॉर दैट। तो कैरेज आपने कितना पे करा इसके लिए, ₹2,000 का। मैंने क्या बोला कि जो गुड्स आपने बाई करे वो क्रेडिट में बाई करे, तो बिजनेस की लाइबिलिटी इससे क्या होंगी, बढ़ेंगी। मिस्टर एक्स विल बिकम ए क्रेडिटर फॉर द बिजनेस, लाइबिलिटी बढ़ने पे लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, तो टू एक्स अकाउंट। ट्रांसपोर्टेशन आपने कैसे पे करा, कैश में पे करा, तो बिजनेस का कैश इससे कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैश आउट हो रहा है ना यहाँ पे अभी, तो बिजनेस का एसेट कम हो रहा है यहाँ पे, तो जितना कैश आपने आउट करा वो क्रेडिट कर दो। देखा आपने, कंपाउंड एंट्रीज भी आपने, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज भी आप इजीली 8 पॉइंट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो परचेज अकाउंट डेबिट बिकॉज परचेज एक्सपेंडिचर है, ट्रांसपोर्टेशन पे करा वो भी एक्सपेंडिचर है। मिस्टर एक्स आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी यहाँ पे बढ़ी और इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। कैश बिजनेस से आउट हुआ तो कैश बिजनेस का कम हो रहा है, तो कैश बिजनेस का एक एसेट है, और जब भी कोई एसेट कम होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। बात करते हैं अभी डिस्काउंट्स की। अभी डिस्काउंट की एंट्रीज भी हम लोग सीखेंगे आज। डिस्काउंट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। अच्छे से समझना इसको। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो गुड्स के एमआरपी पे लगाते हैं हम लोग, सब में लिखा हुआ गुड्स का इतना लिस्ट प्राइस है, गुड्स की उतनी एमआरपी थी, पहले उस पर ट्रेड डिस्काउंट आपको अप्लाई करना है। बट ये डिस्काउंट आपको कभी भी बुक्स में शो नहीं करना होता है, चाहे जर्नल्स हो चाहे लेजर्स हो, कुछ भी हो, किसी भी टाइप का ट्रेड डिस्काउंट आपको बुक्स में शो नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट थिंग, ट्रेड डिस्काउंट हम लोग क्यों अलाउ करते हैं, रिसीव करते हैं, बिकॉज अगर आप बल्क में बाई करते हो ना, तो आपके पास ब्लिंकिट का वेयर हाउस है, आपके पास स्विगी का वेयर हाउस है, तो आप बल्क में बाई करते हो ना वहां पे, तो वहां पे आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। जब भी आप गुड्स बल्क में बाई करो तो ट्रेड डिस्काउंट वहां पे मिलता है। यहाँ पे कैश डिस्काउंट का रूल क्या है, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगता है, मतलब पहले ट्रेड डिस्काउंट लगा दो आप, उसके बाद जो प्राइस बचेगा गुड्स का उस पे कैश डिस्काउंट लगता है ना। ये गुड्स के एमआरपी भी नहीं लगाना आपको, और कैश का डिस्काउंट जो है वो आपको हमेशा बुक्स में शो करना है। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में नहीं आएगा, बट कैश डिस्काउंट आपको हमेशा बुक्स के अंदर शो करना है। और कैश डिस्काउंट आपको मिलता क्यों है, या आप क्यों अलाउ करते हो किसी को, ओनली फॉर द प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी, आइदर इन कैश और थ्रू चेक। अगर कस्टमर ने मुझे इमीडिएटली मनी पे करा, देन ओनली दैट कस्टमर इज एलिजिबल टू गेट द कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी पे, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद के प्राइस पे। आई विल गिव एग्जांपल, सपोज एक गुड्स का प्राइस सपोज एमआरपी था 1 लाख रुपीस का, अभी कस्टमर को आपने बोला कि हम आपको ट्रेड डिस्काउंट देंगे 10% का, तो ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी पर अप्लाई होता है। 10% ऑफ 1 लाख इज हाउ मच, 10,000 रुपीज, बचा 90,000। अभी कस्टमर को बोला कि हम आपको कैश डिस्काउंट भी देंगे 10% का, तो कैश डिस्काउंट आपको भी 90,000 पे अप्लाई करना होगा, मींस 9,000 रुपीज का कैश डिस्काउंट होगा, तो कस्टमर आपको 81,000 रुपीज इमीडिएटली पे ऑफ करेगा, आइदर थ्रू कैश और थ्रू चेक। तो कीप ए पॉइंट इन माइंड, ट्रेड डिस्काउंट एमआरपी पे, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगेगा। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं करना है, बट कैश डिस्काउंट बुक्स में शो करना है। ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेजेस पे और कैश डिस्काउंट प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी पे है। तो नाउ वी विल डिस्कस द एंट्रीज बेस्ड ऑन द ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट। ओके, अभी आने वाली एंट्रीज में आपको ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिलेगा अभी। तो परचेज गुड्स ऑफ एमआरपी ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 10%, एंड पेड ऑल द ड्यूज बाय चेक। अगेन मैं यहां पर भी वही 8 पॉइंट अप्लाई करूंगा, देखो 8 पॉइंट से आप कोई भी एंट्री बनाओगे, तो देखो गुड्स का एमआरपी था 1 लाख रुपीस का, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस करो, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे लगता है, बचा कितना अमाउंट, 90,000। अभी कैश डिस्काउंट भी आपको 10% का मिल रहा है, तो कैश डिस्काउंट इस प्राइस पे लगता है, तो फाइनल अमाउंट कितना बचा, 81,000 रुपीज का। तो देखो आपने परचेज करा है, परचेज करना एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंसेस आपके उससे बढ़ते हैं। जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ेगा
तो उसको आपको डेबिट करना ही पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक, अभी देखो आप जब कुछ परचेज करते हो, मैंने आपको बोला था अभी कैश डिस्काउंट तो बुक्स में आता है बट ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं आएगा। तो जो ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट था 10,000 का, इसको हम लोग जर्नल लेजर में शो नहीं करते हैं, बट जो कैश डिस्काउंट है इसको अकाउंटिंग की बुक्स में शो करना पड़ेगा आपको, है ना। तो जो कैश डिस्काउंट आपको मिला क्योंकि हमने परचेज करा है ना, तो बिजनेस का इनकम हुआ ना ये, तो बिकॉज वी परचेज समथिंग और उस पर डिस्काउंट मुझे मिल रहा है कैश का, तो बिजनेस की इनकम उससे बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? डेफिनेटली बढ़ेंगी। तो डिस्काउंट जो आपको रिसीव हुआ वो क्रेडिट कर दो। कुछ पार्ट तो आपने पे भी कर दिया ना चेक से, तो मनी आउट होगा इन होगा? डेफिनेटली आउट होगा। तो उससे बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आपने कितना पे करा? 81,000 रुपीज। डिस्काउंट कितना मिल रहा है आपको? 9,000 रुपीज का, ये आपकी इनकम है, और परचेज का अमाउंट हो गया 90,000 रुपीज। तो देखो आप 8 पॉइंट अभी मैं यहाँ पे भी अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। परचेज करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस बढ़ने पे डेबिट होते हैं। डिस्काउंट रिसीव बिजनेस की इनकम, और इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होती है। बैंक बैलेंस बिजनेस का एसेट, तो इससे बिजनेस का एसेट कम हो रहा है बिकॉज कैश या बैंक जो भी आपने मनी पे करा उससे मनी का आउटफ्लो होगा। ठीक, तो देखो 8 पॉइंट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 14th एंट्री पे। परचेज गुड्स ऑफ एमआरपी रुपीज 1 लाख। अगेन इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो गुड्स का जो एमआरपी था वो था 1 लाख रुपीज का। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो, विच इज 10% ऑफ 1 लाख, दैट इज 10,000 रुपीज। बचा कितना? 90,000। अभी कैश डिस्काउंट भी 10% का, बट मैंने कैश डिस्काउंट में क्या बोला था कि जितना अमाउंट आप पे करते हो कैश डिस्काउंट उस पे मिलता है, पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट नहीं मिलेगा कैश का आपको। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है? पेड हाफ ऑफ द ड्यूज बाय चेक। तो देखो आपको 90,000 पे करना था, बट इसका हाफ ही मैं पे करूंगा, पूरा मैंने पे नहीं कर रहा हूं। मैंने कितना पे करा? जस्ट हाफ। तो हाफ तो अभी भी अनपेड रहेगा। तो कैश डिस्काउंट का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितना अमाउंट आप मुझे पे करोगे आपको डिस्काउंट सिर्फ उस अमाउंट पे ही मिलेगा। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट हियर? 10%। तो आपको भी इतना अमाउंट आपने पे किया ना मुझे, तो आपको 10% डिस्काउंट इस पे मिलेगा बस। तो आइडियली कितना मनी मुझे पे करना पड़ेगा डिस्काउंट माइनस करने के बाद? 40,500 रुपीज। बहुत सिंपल था, एमआरपी 1 लाख रुपीज का था। ट्रेड डिस्काउंट तो ब्लाइंडली आप माइनस कर दो, दैट इज 10,000 रुपीज। बचा कितना प्राइस? 90,000 रुपीज। इस 90 पे मैंने क्या बोला कि मैं आपको हाफ ऑफ द मनी पे करूंगा, बस पूरा पे नहीं करूंगा मैं आपको। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि जितना मनी आप पे करोगे डिस्काउंट आपको सिर्फ उसी पे मिलेगा। मैंने कितना पे करा? आपको हाफ। तो हाफ पे डिस्काउंट लगा दी मैंने 10% का फिर से। तो आइडियली मुझे कितना मनी पे करना पड़ेगा? 40,500 रुपीज। अभी मैं 8 पॉइंट वो फिर से फॉलो करके आपको इसकी एंट्री भी फ्रेम करके दिखाता हूं। देखो, परचेज करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर या इनकम? डेफिनेटली एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंसेस आपको पूरी लाइफ में डेबिट करने हैं अगर बढ़ रहे हैं तो। ठीक, कैश डिस्काउंट आपका गेन या लॉस? हमने परचेज करा तो डिस्काउंट मुझे मिलेगा, डिस्काउंट मैं दूंगा नहीं सप्लायर को अपने, तो ये मेरा गेन हो गया, और गेन आपको हमेशा क्रेडिट करने हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैंने हाफ ऑफ द ड्यूज चेक से पे करा, तो मतलब मुझे कितना अमाउंट मैंने पे करा? 40,500 रुपीज का। तो मेरे बिजनेस से मनी आउट होगा या इन होगा? डेफिनेटली आउट होगा। मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और बैंक बैलेंस बिजनेस का एसेट होता है। तो बैंक बैलेंस अगर कम हो रहा है तो बैंक को भी क्रेडिट करो, 40,500 रुपीज से, क्योंकि मैंने इतना मनी पे किया। उसके बाद कितना मनी अभी भी और पे करना बाकी है? 45,000 रुपीज, हाफ ऑफ द मनी पे करना बाकी है ना अभी। तो क्या आपने मनी पे करा अभी तक? नहीं पे करा, तो आपको फ्यूचर में पे तो करना पड़ेगा ना इसको भी। तो उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है? लाइबिलिटी बढ़ेंगी इससे आपकी। और बिजनेस में जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू सप्लायर अकाउंट विच इज 45,000 रुपीज। डिस्काउंट कितना मिला था कैश में? 4,500 रुपीज का, और परचेज का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 90,000 रुपीज। तो देखो चीजें कितनी सिंपल है यहाँ पे। 8 पॉइंट यहाँ पे भी इजिली अप्लाई हो गया। अभी फिर से उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। एमआरपी गुड्स का 1 लाख रुपीज का था, ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला 10% का, मैंने माइनस कर दिया एमआरपी से उसको। बचा कितना? 90,000 रुपीज। वो कस्टमर में, ओ सॉरी, आपने जो पे करना है ओनली हाफ ऑफ द अमाउंट पे करना है। तो 90,000 का हाफ कितना हुआ? 45,000। इस पे आपको मिलेगा कैश डिस्काउंट विच इज अगेन 10%,
तो 10% ऑफ 45,000 इज हाउ मच, 4,500 रुपीज। तो उसको मैंने माइनस करा, बचा कितना, 40,500 रुपीज। तो जो मुझे पे करना पड़ेगा अभी, है ना, कितना अनपेड है, दैट इज 45,000 अगेन। तो ये मेरी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है, और लाइबिलिटी बढ़ने पे वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश डिस्काउंट मेरी इनकम है, इनकम मैंने क्रेडिट कर दी। जो मनी मैंने चेक से पे करा उससे मनी का आउटफ्लो होगा, मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक मेरा एसेट है, जब भी कोई एसेट कम होता है तो क्रेडिट करते हैं। और परचेज करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंसेस उससे बढ़ेंगी, इसलिए वो डेबिट हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट। अभी मैं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल्स पे भी लेके आया आपके लिए। तो देखो आप, कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस नहीं है। अभी इस केस में मैंने गुड सेल करे 2 लाख रुपीज के, ट्रेड डिस्काउंट मैंने दिया 10% का, कैश डिस्काउंट भी मैंने 10% का दिया, मैंने पूरा अमाउंट चेक से रिसीव कर भी लिया है। ठीक, मैंने किसी कस्टमर को सेल करे होंगे। तो देखो गुड्स का एमआरपी कितना है, 2 लाख। ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस कर दो, दैट इज 20%, सॉरी 10%। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना मनी मुझे कस्टमर पे करेगा, 1,80,000। और मैंने उसको बोला भाई आप कैश डिस्काउंट भी लो, बिकॉज आप मुझे मनी इमीडिएटली पे कर रहे हो। तो मैंने उसको 10% का कैश डिस्काउंट भी दे दिया, विच इज 18,000 रुपीज ऑफ 1,80,000, है ना। तो कस्टमर मुझे कितना मनी पे करेगा, 1,62,000 रुपीज। अगेन ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं आएगा, कैश डिस्काउंट बुक्स में हमेशा आएगा। ठीक, तो देखो कस्टमर ने मुझे कितना मनी पे करा, 1,62,000 रुपीज चेक से पे करा। बिजनेस में मनी इन होगा आउट होगा, डेफिनेटली इन होगा। मनी कैसे पे करा, चेक से पे करा, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और बैंक बैलेंस बिजनेस का एक एसेट है, तो उससे हमारे एसेट बढ़ रहे हैं, तो मैं बैंक को यहां पे डेबिट कर देता हूं। मनी इन हो रहा है यहाँ पे 1,62,000 रुपीज का, सिंपल। डिस्काउंट इस केस में मैंने दिया है कस्टमर को, मुझे मिला नहीं है डिस्काउंट। और डिस्काउंट किसी को देना ये मेरा लॉस है, ये मेरा एक्सपेंडिचर यू कैन से। तो डिस्काउंट मैं कस्टमर को अलाउ कर रहा हूं, तो मेरा एक्सपेंडिचर हुआ या नहीं हुआ। एक्सपेंसेस बिजनेस केस से बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। जो भी आपने डिस्काउंट कस्टमर को दिया उससे आपके एक्सपेंस बढ़ते हैं, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी यहां पे आप डेबिट कर दो। बट डिस्काउंट सिर्फ कैश का आएगा, ट्रेड का नहीं आएगा। ठीक, सेल जो आपने करा वो बिजनेस की इनकम या एक्सपेंडिचर। सेल करना बिजनेस की इनकम होती है ना, उससे इनकम बढ़ेगी कम हो जाएगी। अगेन एज पता 8 पॉइंट, इनकम बढ़ने पे आपको इनकम क्रेडिट करनी है, तो टू सेल से कम 1,80,000 रुपीज। तो देखो आप 8 पॉइंट हर एक एंट्री में आके फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो सब चीजें भूल जाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पता नहीं कौन कौन से रूल्स हैं वो। बट ये 8 पॉइंट आप किसी भी एंट्री में आराम से फ्रेम करो, आंसर तो वैसे भी सेम आने वाला है ना आपका। एक और डिस्कस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट पे। तो देखो आप, गुड्स का एमआरपी कितना था, 1 लाख रुपीज का। ट्रेड डिस्काउंट अगेन मैंने 10% का ही लिया है, बचा कितना अमाउंट, 90,000 रुपीज। मतलब वो कस्टमर मुझे 90,000 रुपीज पे करेगा। बट कैश डिस्काउंट का रूल क्या है कि आप मुझे जितना पार्ट पे करोगे आपको डिस्काउंट मैं सिर्फ उसी पार्ट पे दूंगा, पूरे पार्ट पे नहीं दूंगा डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मैंने उसको ऑफर करा 10% का, बट उस कस्टमर ने मुझे सिर्फ 1/3 ही अमाउंट पे करा है, पूरा नहीं। मतलब कस्टमर मुझे कितना पे करने वाला है, 90,000, बट वो पे कितना कर रहा है, उसका सिर्फ 1/3। तो मतलब 1/3 ऑफ 90 इज हाउ मच, 30,000 रुपीज। तो उसको मैं डिस्काउंट 30 पे ही दूंगा, 60 पे डिस्काउंट उसको नहीं मिलेगा। समझा ना ये पार्ट, जितना मुझे पे करोगे डिस्काउंट मैं आपको उस पर दूंगा बस। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैश डिस्काउंट, अगेन 10%। तो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद वो कस्टमर मुझे इमीडिएटली 27,000 रुपीज पे ऑफ कर देगा। कैसे पे कर रहा है, चेक से। अभी देखो फिर से हम इसको एंट्रीज में फ्रेम करते हैं। कस्टमर ने मुझे मनी पे करा, सिंपल। तो बिजनेस में मनी का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, डेफिनेटली इनफ्लो होगा। बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ेगा या कम हो जाएगा इससे, क्योंकि उसने मुझे पे करा है, बैंक बैलेंस मेरा बढ़ेगा। और बैंक बिजनेस का एक एसेट है, बैंक बैलेंस। जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो उसको आपको आंख बंद करके डेबिट करना है। तो बैंक बैलेंस 27,000 रुपीज का बढ़ गया मेरा। ट्रेड डिस्काउंट पूरी लाइफ में कभी भी अकाउंटिंग की बुक्स में नहीं आता है, बट जो डिस्काउंट आपने कैश में कस्टमर को दिया, डिस्काउंट बिजनेस ने कस्टमर को दिया है, लिया नहीं है डिस्काउंट, तो बिजनेस का लॉस हुआ या गेन हुआ, डेफिनेटली इट इज अ लॉस, बिजनेस का लॉस उससे बढ़ेगा। तो उस डिस्काउंट को डेबिट करो। तो डिस्काउंट अलाउड कितना है, 3,000 रुपीज का, जो कैश में दिया मैंने। वो कस्टमर आपको बाद में कितना मनी और भी पे करेगा, 60,000 रुपीज।
तो वो जो कस्टमर है बिजनेस को मनी ओ कर रहा है, बिजनेस का वो डेटर है। डेटर बिजनेस के एसेट्स या लाइबिलिटी, बिजनेस के एसेट्स हैं, तो उससे बिजनेस के एसेट्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जो भी कस्टमर का नाम दिया होगा, मैं इसको एक्स लिख देता हूं यहाँ पे, तो मुझे 60,000 रुपीज और बाद में वो पे कर देगा। और सेल्स मेरे बिजनेस की इनकम, और इनकम बढ़ने पे इनकम क्रेडिट होती है। तो देखो आप यहाँ पे किसी भी एंट्री को आप 8 पॉइंट से कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। बैंक बैलेंस बढ़ा, बिजनेस का एसेट बढ़ा, मैंने डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड, बिजनेस का लॉस, लॉस बढ़ रहा है, मैंने डेबिट कर दिया। मिस्टर एक्स मेरा डेटर है, डेटर बिजनेस के एसेट है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होगा। सेल्स बिजनेस की इनकम, और इनकम बढ़ने पे इनकम्स क्रेडिट होती है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट। अभी बात करते हैं, कुछ कई बार समय मिलेगा आपको, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एंड ऑल, बड़ी सारी कहानी बनाते हैं सम के अंदर वो लोग। देखो अभी गुड्स अगर आपके चाहे फायर से लॉस्ट हो, चाहे थेफ्ट से लॉस्ट हो, लॉस तो बिजनेस का है ये, और उससे लॉस बिजनेस का बढ़ेगा। तो जब भी कोई लॉस या एक्सपेंस बिजनेस का बढ़ता है, तो एज पर द 8 पॉइंट आपको उसको डेबिट करना है। while passing the entry, you'll pass a entry loss by fire या लॉस बाय थेफ्ट, जो भी आपके पास समय दिया होगा। लॉस बढ़ रहा है, डेबिट करो जितना भी अमाउंट समय दिया होगा। बात करते हैं क्रेडिट में कौन सा अकाउंट आएगा। अभी यहाँ पे क्रेडिट में आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट यूज करना होता है। बताता हूँ परचेज अकाउंट क्यों। देखो सपोज आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आपने पढ़ा होगा बचपन में इक्वेशन, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सपोज मेरे पास कुछ गुड्स थे कॉस्ट प्राइस के 10,000 रुपीज के, जिसको मुझे 2,000 के प्रॉफिट पे ऐड करने के बाद 12,000 पे सेल करना था। ठीक, मैंने 10,000 में बाई करे, 2,000 का प्रॉफिट में ऐड करूंगा, मैं इसको 12 पे सेल करूंगा। अभी सपोज ये गुड्स मेरी शॉप में रखे थे और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। मैंने किस प्राइस पे गुड्स बाई करे थे, 10 पे या 12 पे? मैंने 10 पे ही बाई करे, मेरा कॉस्ट प्राइस 10 का था। तो आइडियली मेरा लॉस कितने का होगा? मेरा लॉस तो सिर्फ 10 का ही होगा ना, मेरा लॉस 12 का नहीं है। यहाँ पे मैंने गुड्स 10 पे ही बाई करे, तो मेरा लॉस 10,000 का ही होगा। इसीलिए यहाँ पे 10,000 मैंने डेबिट करा। वन मोर थिंग, whenever you purchase the goods, कॉस्ट प्राइस मतलब परचेज की बात हो रही है ना, whenever you purchase the goods, आप कौन सा अकाउंट यूज करते हो? परचेज अकाउंट यूज करते हो ना। तो आपको गुड्स भी आउट परचेज अकाउंट से ही करने हैं, इसीलिए यहाँ पे परचेज अकाउंट आपको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। तो चाहे गुड्स लॉस बाई थेफ्ट हो, कुछ भी हो, तो आप उसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास गुड्स वर्थ रुपीज, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वर गिवन एज अ फ्री सैंपल। देखो फ्री सैंपल में भी देने में आप गुड्स फ्री में दे रहे हो, थोड़ी ना आपको कैश मिलेगा इसका। और फ्री में देना तो आपका एक्सपेंडिचर, ये काइंड ऑफ एक्सपेंसेस उससे बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? डेफिनेटली बढ़ेंगे। बट इसके लिए ना फ्री सैंपल अकाउंट यूज मत करना, इसके लिए आपको यूज करना है एडवर्टीजमेंट अकाउंट। एडवर्टीजमेंट अकाउंट, जो भी अमाउंट समय दिया होगा, अगेन आपका लॉस उतना ही होगा जितने के गुड्स आपने बाई करे थे। हम गुड्स को यहाँ पे सेल नहीं कर रहे हैं, आपने गुड्स फ्री में बांट दिए, तो जितने का प्राइस में आपने बाई करे वही आपका लॉस। तो उसके लिए भी आपको परचेज अकाउंट ही यूज करना है। तो चाहे गुड्स आप फ्री में बांट दो, चाहे गुड्स लॉस बाई फायर है, चाहे गुड्स लॉस बाई थेफ्ट, इन ऑल द केसेस आपको सिर्फ परचेज अकाउंट ही यूज करना होगा। नेक्स्ट थिंग, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 वर टेकन एज ए ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स, ध्यान रखना, ड्रॉइंग्स बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है। बिजनेस या ड्रॉइंग्स का मनी ओनर से ही रिकवर करेगा, बिकॉज ओनर एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट, है ना। तो ड्रॉइंग इज नॉट एक्सपेंडिचर फॉर द बिजनेस। ड्रॉइंग बिजनेस किससे रिकवर करेगा? ओनर से रिकवर करेगा। कैपिटल उससे ओनर का कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा? डेफिनेटली कम हो जाएगा, बिकॉज कैपिटल से वो मनी मैं कट कर देता हूं। तो कैपिटल बिजनेस की लाइबिलिटी है, और जब भी कोई लाइबिलिटी कम होती है तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। तो ऑन दैट लॉजिक आप यहाँ पे ड्रॉइंग को डेबिट कर सकते हो। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना रहेगा? रुपीज 10,000 का, बिकॉज ड्रॉइंग का मनी कैपिटल में से कट किया जाएगा ना। और अगेन यहाँ पे गुड्स ही आउट करना है आपको, तो परचेज अकाउंट इसमें भी यूज करना है। तो कीप ए शॉर्टकट इन माइंड, जब भी गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, गुड्स टेकन एज ड्राइंग है, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल है, इन ऑल द केसेस आपको परचेज अकाउंट ही क्रेडिट करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक एंट्रीज और है जहां पर कैश के इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। बैड डेट्स। देखो बैड डेट्स क्या होता है, सपोज आप कस्टमर से मनी रिकवरी नहीं कर पाए, कस्टमर भाग गया, कहीं चला गया, छोड़ के गई, है ना, तो आपका लॉस हुआ, गेन हुआ। डेफिनेटली इट इज लॉस, इट इज द इररिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स।
तो इससे बिजनेस के लॉस बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे? लॉस बढ़ेंगे बिजनेस के। तो जब भी कोई लॉस बढ़ता है तो उसको आप आंख बंद करके डेबिट कर सकते हो, एज पर द 8 पॉइंट्स। तो क्रेडिट में क्या आएगा? अभी कैश तो आएगा नहीं। सोचो अभी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैड डेट्स? बैड डेट्स वो अमाउंट है जो डेटर आपको पे नहीं कर रहे हैं, ये आपका लॉस है। डेटर इससे आपके कम हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। सपोज एक कस्टमर मुझे बोल रहा है कि मैं आपको मनी पे नहीं करूंगा, तो कस्टमर मेरा डेटर नहीं रहा ना अभी, तो फिर वो तो मेरा लॉस हो गया अभी, है ना? तो आपको डेटर कम करने पड़ेंगे। डेटर बिजनेस का एसेट है, लाइबिलिटी है, बिजनेस का एसेट है। और जब भी कोई एसेट बिजनेस का कम होता है तो उसको आपको क्रेडिट ही करना पड़ेगा। कितना सिंपल लॉजिक, एक्सपेंसेस बढ़े डेबिट, एसेट कम तो क्रेडिट। बैड डेट्स रिकवर्ड ₹3000। अभी कस्टमर बोल रहा है कि यार ठीक है, पैसे आ गए, ले लो मेरे से पैसे अभी। तो मैंने बैड डेट्स रिकवर कर लिए अभी उस कस्टमर से। मनी का इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा। कस्टमर मुझे पे कर रहा है ना अभी, तो मनी का इनफ्लो होगा। तो बिजनेस का कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ₹3000 कैश में डेबिट कर दो। अभी ये मेरा गेन हुआ या लॉस हुआ? सोचो, एक कस्टमर वो मुझे पहले बोल रहा था कि मैं आपको पे नहीं करूंगा, मैंने अपना लॉस मान लिया। अभी वो कस्टमर आया 2 महीने के बाद, ठीक है सर आप पैसे ले लो मेरे से अब। तो मेरा गेन हो गया ना। पहले मैं उसको लॉस मान के दिखा चुका हूँ बुक्स में, बट वो कस्टमर मुझे अभी पे करने वाला है, तो गेन मेरा उससे बढ़ जाएगा। जब भी कोई गेन बिजनेस में बढ़ता है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। तो देखो आप 8 पॉइंट्स कितनी इजीली हर सम में, हर डिफिकल्ट एंट्री में आप आराम से अप्लाई कर पा रहे हो। इसी बेसिस पे एक और एंट्री है, मिस्टर एक्स हु ओड अस ₹20,000। मतलब मिस्टर एक्स मेरा कौन है? डेटर है, क्योंकि वो मुझे ओ कर रहा है। उसने मुझे ₹20,000 पे करने थे, बेचारा वो इंसॉल्वेंट हो गया अभी। मतलब क्या होगा, ही इज अनेबल टू पे द ड्यूज, बट स्टिल उस बेचारे ने मुझे 40 पैसा इन ए रुपी पे कर दिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40 पैसा इन ए रुपी? देखो ₹1 में 100 पैसे होते हैं, तो 40 पैसा इन ए रुपी मीन्स व्हाट? वो मुझे 40% मनी पे करेगा। तो कस्टमर मुझे कितना अमाउंट पे करने वाला था? ₹20,000। वो बेचारा हो गया इंसॉल्वेंट, बट स्टिल उसने मुझे 40 पैसा इन ए रुपी पे ऑफ कर दिया है। क्लियर ना? जस्ट वेट अ मिनट। या Mr. X, who owed us ₹20,000, becomes insolvent and paid 40 पैसा इन ए रुपी। मीन्स व्हाट? Mr. X आपको उतना मनी ओ कर रहा है, तुम्हारा डेटर था वो, बट वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो चुका है अभी, और उसने आपको स्टिल 40% मनी पे कर दिया है। तो देखो आप, 20,000 मुझे उसने पे करना था, बट 40% उसने मुझे पे कर दिया। तो बिजनेस में कितना मनी इन हो गया? ₹8,000 तो वो पे कर ही रहा है ना आपको। तो बिजनेस में मनी इन होगा या आउट होगा? डेफिनेटली इन होगा। तो कैश बैलेंस बिजनेस का बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कैश बढ़ेगा, तो कैश को डेबिट कर दो। बट 12,000 तो वो आपको पे नहीं करेगा ना अभी, तो वो तो आपका लॉस हुआ ना। आपने लेना था ₹20,000, बट उसने पे करा सिर्फ 8,000, तो बाकी का 12 तो वो पे नहीं कर रहा आपको। उससे बिजनेस के लॉस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं? लॉस बिजनेस के बढ़ रहे हैं, तो लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो लॉसेस डेबिट करो। क्रेडिट में क्या आएगा अभी? मिस्टर एक्स। क्यों? बिकॉज वो मेरा डेटर था, कुछ पार्ट तो उस बेचारे ने पे कर दिया और कुछ पार्ट उसने पे नहीं करा, बट डेटर तो मेरे कम हो गए ना, चाहे वो पे करे या ना पे करे। डेटर बिजनेस के एसेट है, और जब भी कोई एसेट कम होता है तो उसको आपको क्रेडिट करना है। कितना सिंपल होगी चीजें। अभी देखो आप, हर एक पॉइंट में, हर एक एंट्री में आप 8 पॉइंट लगाओ, ब्लाइंडली लगाओ, सारी एंट्री आराम से सॉल्व हो रही है। देखो अभी आप, है ना? आगे बढ़ते हैं। आपको आज कोई एंट्री में डाउट रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप 8 पॉइंट से किसी भी एंट्री को आराम से सॉल्व कर दोगे। डेप्रिशिएट मशीन बाय ₹10,000। आई थिंक यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिशिएशन। इससे आपके एसेट्स कम होते हैं, तो बिजनेस का लॉस हुआ, गेन हुआ? इट इज अ लॉस, बिकॉज एक्सपेंसेस और लॉसेस बिजनेस के बढ़ रहे हैं यहाँ पे। जब भी कोई लॉस बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं, तो डेप्रिशिएशन अकाउंट आप डेबिट कर दो यहाँ पे, इट इज अ लॉस। डेप्रिशिएशन से मशीन कम हो जाएंगी या बढ़ जाएंगी? मशीन का वैल्यू मार्केट में कम हो रहा है, एक आपने कार बाई करी, उसका वैल्यू हर साल कम हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो मशीन का वैल्यू कम होगा या नहीं होगा उससे? तो मशीन हमारा एक एसेट है, तो जब भी कोई एसेट कम हो रहा है तो उस एसेट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। कितना सिंपल हो गया, ठीक? डिपॉजिट कैश इन द बैंक, मतलब आपने बिजनेस का कुछ कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। बिजनेस का कुछ कैश आपने बैंक में डिपॉजिट करा है, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और बैंक बैलेंस बिजनेस का एक एसेट है। जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं।
बट बिजनेस का कैश भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कैश ही तो बैंक में डिपॉजिट किया है, तो कैश भी तो बिजनेस का एक एसेट है। तो कैश कम हो गया बट बैंक बढ़ गया, तो जो एसेट बढ़ा वो मैंने डेबिट कर दिया, और जो एसेट कम होगा वो मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो 20,000 रुपीज का बैंक बैलेंस बढ़ा, बट उतना कैश भी मेरे बिजनेस से आउट हो गया। सिंपल। पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम टैक्स, ध्यान रखना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कभी भी बिजनेस का नहीं होता है। अगर लिखा है सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम देन इट इज राइट, बट इफ दे यूज द वर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो बिजनेस का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होता, वो इंडिविजुअल्स का होता है। तो इन दोनों को हम लोग ड्राइंग्स मानते हैं। क्या मानते हैं? इन दोनों को हम लोग ड्राइंग्स। ध्यान रखना, अगर सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है देन इट इज राइट, इट इज फॉर द बिजनेस, बट इफ दे यूज द वर्ड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो वो बिजनेस का नहीं है, वो इंडिविजुअल्स का होता है, तो इट इज अ ड्राइंग्स। तो ड्राइंग डेबिट कर दो। प्रीमियम पे करने में कैश का आउटफ्लो भी तो होगा, तो बिजनेस का कैश कम हो जाएगा, कैश बिजनेस का एक एसेट, तो एसेट कम हो गया यहाँ पे। सिंपल। देखा ना आपने, 8 पॉइंट्स कितना कंफर्टेबल करे आपका लाइफ। बट हम अभी और भी चलते हैं आगे। एक्रुअल कॉन्सेप्ट की जो एंट्रीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेफिनेटली पूछी भी जाती हैं आपसे। पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड में, बुक में तो बड़ा डिफिकल्ट वर्ड लोग यूज करते हैं, बट इस कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर जिस ईयर की है, कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर जिस ईयर की है, आपको उसी ईयर की बुक्स में शो करनी है। आपको इनकम कैश में मिली या नहीं मिली, एक्सपेंसेस आपने कैश में पे करे या नहीं पे करे, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। इनकम जिस ईयर की है उसी ईयर में आनी चाहिए। एंड सेम थिंग गोज विद द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जिस ईयर के हैं उसी ईयर में शो करने हैं। आप भले उसको 5 महीने के बाद पे करो, मेरा मतलब कैश से बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेंसेस और इनकम जिस ईयर की हैं उसी ईयर की बुक्स में आनी है। इट इज इरेलेवेंट मैंने कैश रिसीव करा या नहीं करा इनकम्स के लिए, या मैंने कैश पे करा या नहीं पे करा एक्सपेंसेस के लिए। और इस कॉन्सेप्ट की एंट्रीज भी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट ना अकाउंट्स में बहुत वाइडली यूज करते हो। we'll discuss the entry based on this concept now. आउटस्टैंडिंग सैलरी। अभी यहाँ पे रेंट भी हो सकता था, यहाँ पर कमीशन भी, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे। तो सिंपल वर्ड में इट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। देखो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंस तो करंट ईयर की थी, लाइक इन दिस केस इट इज सैलरी। मतलब क्या हुआ इसका कि ये सैलरी तो करंट ईयर की थी बट मैंने अभी तक पे नहीं करी है। और एक्रुअल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है भाई, अगर एक्सपेंसेस करंट ईयर की हैं तो करंट ईयर की बुक्स में दिखाओ। आप भले ही पे मत करो बट दिखा तो दो कम से कम, है ना। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी? कि ये सैलरी करंट ईयर की थी बट मैंने तो पे नहीं करी भाई अभी तक, बट सैलरी तो करंट ईयर की है, तो करंट ईयर की एक्सपेंसेस में दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए? बिल्कुल दिखानी चाहिए। उससे बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। तो जब भी कोई एक्सपेंस बढ़ता है एज पर द मॉडर्न अप्रोच, आप उसको डेबिट करते हो। बात है क्रेडिट में क्या आएगा? अभी सैलरी तो मैंने पे नहीं करी अभी तक, तो पे तो करोगे ना फ्यूचर में, भले ही आज नहीं पे करी है, तो उससे आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? और इंक्रीज इन लाइबिलिटी आपको पूरी लाइफ में क्रेडिट करनी है। तो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 10,000 रुपीज। कितना सिंपल हो गया चीज। तो देखो मॉडर्न अप्रोच कितनी ईजी है, आप हर जगह अप्लाई कर पा रहे हो इजीली। नेक्स्ट लिखा है प्रीपेड सैलरी। अभी यहाँ पर सैलरी के बदले कुछ भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट हर जगह लॉजिक सेम है। नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है प्रीपेड सैलरी, मतलब आपने अगले साल की सैलरी इसी साल पे कर दी है। आपने अगले साल की सैलरी इसी साल पे कर दी है, एडवांस में पे करी है। बट हमारा अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सैलरी सिर्फ करंट ईयर की ही बुक्स में आनी चाहिए, अगले साल की सैलरी तो करंट ईयर में नहीं आएगी अभी। तो जो आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस पे करे, इसको हम लोग शॉर्ट में प्रीपेड एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, तो चाहे वो सैलरी हो चाहे वो रेंट हो, कुछ भी होने दो, ये आपका एक एसेट होता है। ये क्या होता है? आपका एसेट। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस बिजनेस का हमेशा एसेट ही होता है, बिकॉज यू विल गेट द बेनिफिट इन द फ्यूचर, है ना। बिजनेस के एसेट इससे बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। तो जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो आपको उसको डेबिट ही करना होता है। तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट कर दो विद अमाउंट ऑफ ₹20,000। बात करते हैं क्रेडिट में क्या आएगा। क्रेडिट में सैलरी आएगी। समझते हैं सैलरी क्यों आएगी। देखो आपने पहले सैलरी, सपोज फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख रुपीस की सैलरी पे करी, फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की इतनी सैलरी पे कर दी, आपने डेबिट भी कर दिया बुक्स में, सपोज सैलरी एक्सपेंसेस था। लेटर ऑन यू केम टू नो भाई सैलरी इसमें से 20,000 की तो प्रीपेड थी। क्या थी वो? प्रीपेड थी।
बट आप तो बुक्स में सैलरी कितने अमाउंट से डेबिट कर चुके हो, 1 लाख से जो आपने सैलरी पे करी, लेटर ऑन यू केम टू नो कि इसका इतना पार्ट प्रीपेड है, तो आपको अपनी सैलरी बुक्स में 1 लाख से जो डेबिट करी थी वो कम करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने पहले सैलरी पे करी 1 लाख की, मैंने डेबिट कर दी सैलरी, देन आई केम टू नो कि इसमें से इतना पार्ट प्रीपेड है, तो आपने सैलरी डेबिट कितने से कर दी है? 1 लाख से। बट 1 लाख करंट ईयर की सैलरी नहीं थी, ओनली 80,000 करंट ईयर की सैलरी थी ना, तो मुझे सैलरी को कम करना पड़ेगा, बुक्स में नहीं करना पड़ेगा। उससे मेरे एक्सपेंसेस क्या होंगे? कम हो जाएंगे, और एक्सपेंसेस कम होने पे एक्सपेंसेस क्रेडिट होते हैं। तो ऑन दैट लॉजिक यहाँ पे सैलरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट येट। नॉट ओनली इंटरेस्ट, किसी भी टाइप की इनकम जो आपको ड्यू है बट मिली नहीं है अभी तक, मतलब इनकम करंट ईयर की थी ये, बट रिसीव होना अभी भी बाकी है। इनकम तो करंट ईयर की है ना, तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको? अगर इनकम करंट ईयर की है तो करंट ईयर की बुक्स में दिखाओ आप, भले कैश मिला या नहीं मिला आपको। ध्यान रखना, किसी भी टाइप का एक्रूड इनकम जो होते हैं वो बिजनेस के एसेट होते हैं, क्योंकि आपको इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल ही जाएगा, और बिजनेस के एसेट उससे क्या होंगे? बढ़ेंगे। जब भी कोई एसेट बढ़ता है तो आप उसको डेबिट करते हो, तो एक्रूड इंटरेस्ट यहां पर क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अमाउंट 10,000 रुपीज का दिया, अमाउंट समय कुछ भी मिलेगा आपको। नेक्स्ट थिंग, ये इंटरेस्ट करंट ईयर का था, भले ही नहीं मिला आपको, बट इनकम तो करंट ईयर की है ना, और करंट ईयर की इनकम करंट ईयर की बुक्स में ही आनी चाहिए, तो इसीलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000 रुपीज। तो ये इनकम बढ़ी करंट ईयर की, तो इनकम बढ़ रही तो क्रेडिट हो जाएंगे, ये बिजनेस के एसेट थे, और एसेट बढ़ने पे एसेट डेबिट होते हैं। कितना इजी हो गया अभी। नेक्स्ट आपका एडवांस इनकम, मतलब कोई भी इनकम जो काम करने से पहले आपको मिल गई है, इसका मतलब ये होता है कि ये इनकम नेक्स्ट ईयर की थी बट आपको मिल चुकी है अभी एडवांस में, मतलब इनकम करंट ईयर की नहीं है ये। तो कोई भी इनकम जो आपको एडवांस में मिल जाती है ना बिना काम करे, वो आपकी लाइबिलिटी है। वो क्या होती है? हमारी एडवांस इनकम बिजनेस की लाइबिलिटीज होती है, बिकॉज अभी भी काम करना बाकी है, और ये इनकम करंट ईयर की है ही नहीं, है ना। तो लाइबिलिटी बिजनेस की इससे बढ़ेगी, और जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ता है एज पर द 8 लाइन अप्रोच। क्या ये इनकम करंट ईयर की थी? नहीं, क्योंकि इनकम तो एडवांस में मिली है आपको, तो आपको अपनी इनकम्स को कम करना पड़ेगा ना बुक्स में फिर। तो सपोज इफ आई से कि मुझे 1 लाख रुपीज की इनकम मिली है, जिसमें से सपोज इतनी इनकम एडवांस में मिल चुकी है मुझे, और ये इनकम सपोज करंट ईयर की है, तो आपको जो 1 लाख रुपीज की इनकम मिल चुकी है उसमें से करंट ईयर की कितनी थी? सिर्फ 80,000 थी, बट आपको इनकम मिली 1 लाख की, तो आपको अपनी इनकम को कम करके शो करना पड़ेगा ना अभी, बिकॉज इनकम करंट ईयर की 80 है, 1 लाख रुपीज नहीं है। तो जब भी कोई इनकम कम होती है तो आपको इस इनकम को डेबिट करना होता है, और एडवांस इनकम बिजनेस की लाइबिलिटी, और जब भी कोई लाइबिलिटी बिजनेस की बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। सिंपल। कितना इजी हो गया अभी। तो देखो आप हर जगह 8 पॉइंट कितना इजीली अप्रोच कर पा रहे हो आप, और किसी भी एंट्री को आप इजीली फ्रेम कर सकते हो 8 पॉइंट की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अभी, आई थिंक ये लास्ट ही है हमारा बस। क्लोजिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो क्या होता है ना, बिजनेस में आप अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करते हो ना, at the end of the year we have to close all the journals ledger, then we have to make a trial balance, we have to make the financial statement। तो at the end of the year कुछ मशीन बचेंगी, कुछ डेटर बचेंगे, कुछ क्रेडिटर बचेंगे, आपको उनको बुक से आउट करके नई बुक में लेके जाना पड़ेगा ना अभी। सपोज फॉर एग्जांपल मेरा एक ईयर था 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, तो क्या 31 मार्च 25 को मेरा बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा? कुछ ना कुछ तो बिजनेस में बचेगा ना, मशीन्स, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, लोन, कैपिटल, कैश, कुछ ना कुछ तो बचेगा। तो जो बचा वो आपको अगले साल लेके जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? अगले साल की बुक्स में इनफैक्ट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू पास ए व्हाट? क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि मुझे उन चीजों को ट्रांसफर करना है अभी दूसरी बुक्स में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लोजिंग एंट्री। तो देखो आप जब भी क्लोजिंग एंट्री पास कर रही है तो आप सारी लाइबिलिटी जो भी आपके बिजनेस में है सबको डेबिट करो, और जो एसेट है वो क्रेडिट कर दो। इसी को क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। अभी देखो समझना, डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। देखो आप इस बुक से लाइबिलिटी में आउट कर रहा हूं, इस बुक से मैं लाइबिलिटी को आउट कर रहा हूं करंट ईयर की बुक से,
तो इस बुक की लाइबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो इसीलिए वो डेबिट हो रही है। सेम वे मैं इस सारी बुक से एसेट को आउट कर रहा हूं, तो उससे एसेट कम हो गए इस बुक के, तो वो क्रेडिट हो गए। ठीक है ना। अभी ये चीजें जो आपने यहां से आउट कर दी अभी इस ईयर से, उसको लाके आपको करंट ईयर में इन भी तो करना पड़ेगा। तो 31 मार्च 25 को आपने बुक्स क्लोज करी, जो भी एसेट लाइबिलिटी थे आपने बुक से आउट कर दिया उसको, तो जो चीजें आपने आउट करी उसको आपको इन भी तो करना पड़ेगा ना अभी। तो इन करेंगे नेक्स्ट ईयर की बुक में जाके। तो नेक्स्ट ईयर में आपको एक ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी अभी। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर आपको एक ओपनिंग एंट्री पास करनी, मींस आपको जो एसेट्स आपने इस बुक से आउट करे थे, अगले साल की बुक में आपको उसको इन भी करना पड़ेगा अभी। तो अगले साल की बुक में जो एसेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो इसीलिए एसेट यहां पे डेबिट हो जाएगा। अगले साल की बुक में जो लाइबिलिटी आपने इन करी वो लाइबिलिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो वो भी क्रेडिट हो जाएंगी। बाई चांस अगर आपका इक्वेशन टैली नहीं हो रहा है बाई चांस, तो हम लोग डिफरेंस को कैपिटल मानते हैं। अगर टैली नहीं हो रहा है तो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। अगर सपोज बाई चांस आपका इक्वेशन टैली नहीं हुआ तो बहुत सिंपल है, एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू पास ए क्लोजिंग एंट्री, जितने भी एसेट लाइबिलिटीज थे मुझे बुक से आउट करने पड़ेंगे, अगले साल की बुक में लाके मुझे उसको इन भी करना पड़ेगा। तो फॉर दैट आई हैव टू पास ए ओपनिंग एंट्री। तो देखो आप यहां पर भी आपने एक्चुअली 8 पॉइंट वाला अप्रोच ही फॉलो करा है। तो आई होप आपको ये पूरा पार्ट क्लियर होगा। मैं आपसे बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि जो 8 पॉइंट्स है ना, यू नॉट बिलीव, कितने भी कॉम्प्लेक्स एंट्री होने तो आप उन 8 पॉइंट्स को कहीं पर भी ब्लाइंडली अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी। कितनी भी कॉम्प्लेक्स एंट्री है, कितनी भी इजी एंट्री है, कितनी भी बेसिक एंट्रीज हैं, उन 8 पॉइंट के बाहर एक्चुअली अकाउंट्स नहीं है। तो चाहे वो जर्नल्स हो, चाहे वो लेजर्स हो। वन मोर थिंग, जर्नल आपका एक फाउंडेशन है। ऐसे नहीं कि जर्नल 11th के बाद 12th में नहीं आएगा, 12th में भी बहुत सारा जर्नल्स है। तो जर्नल का पार्ट इतना क्लियर रखना अपने माइंड में आप कि कोई भी डिफिकल्टी आप फेस ना करो। तो आई होप आपको आज पूरा क्लास क्लियर होगा, बिकॉज मैंने काफी सारी एंट्रीज अब डिस्कस करी है आज। स्टिल आई थिंक आई विल कीप वन मोर क्लास फॉर द जर्नल, बिकॉज कुछ और कॉम्प्लेक्स एंट्री मैं अपनी लेके आऊंगा, जहां पर आपको अगेन 8 पॉइंट अप्लाई करके मैं सिखाता हूँ कि एंट्रीज आपको और डिफिकल्ट एंट्री कैसे फ्रेम करनी है। बच्चों आज के लिए इतना रखेंगे हम लोग अभी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। आई थिंक आपको पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा। हैव ए गुड डे।